डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अकबर की राजपूत नीति पर चर्चा आरंभ की थी और इस संदर्भ में मैंने बताया था कि अकबर ने राजपूतों के प्रति जो उदार नीति अपनाई उसके कारण क्या थे। उन कारणों के अंतर्गत हमने विस्तृत चर्चा की थी और एक बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि अकबर का जन्म एक राजपूत शासक के घर पर हुआ था। आपको ज्ञात ही होगा कि राजपूत शासक अमरकोट के राजा के घर अकबर का जन्म हुआ था। तो एक बड़ा कारण अकबर की उदार राजपूत नीति के पीछे यह भी रहा कि उसका पालन पोषण तो अमरकोट के राणा के यहाँ पालन पोषण होने के कारण भी अकबर की नीति में उदारता झलकती है। और यही कारण एक यह भी रहा कि कालांतर में अकबर की धार्मिक नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा और अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान करने की नीति अपनाई। राजपूत नीति पे हम जो चर्चा कर रहे थे, मैंने उसमें कुछ बिंदु बताए थे कि अकबर राजपूतों से क्या अपेक्षा करता था या अकबर की इच्छा क्या थी कि वह राजपूतों को किन कारणों से अपने अधीन रखना चाहता था या राजपूतों से सामंजस्य बिठाना चाहता था। यह हम कह सकते हैं कि जो राजपूतों के प्रति एक समझौते की नीति अकबर ने अपनाई उसका स्वरूप क्या था। उसमें प्रथम जो बिंदु है कि अकबर खिराज के रूप में राजपूतों से कर चाहता था कि वो खिराज के रूप में कर दें और जिससे यह सिद्ध हो जाए कि राजपूत उसके अधीन हैं। दूसरे, राजपूतों में एक बड़ा अवगुण यह भी था कि वे आपस में निरंतर लड़ते रहते थे। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए तथा अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए अकबर चाहता था कि राजपूतों की बाह्य नीति पर उसका प्रभाव रहे। अर्थात जब भी कोई दो राजपूत राजा लड़ने की स्थिति में हों या उनके मध्य कोई विवाद हो तो इस विवाद का समाधान स्वयं अकबर करे। तीसरा, अकबर चाहता था कि जब भी अकबर को सैनिक शक्ति की आवश्यकता हो अर्थात सेना की आवश्यकता हो तो राजपूत शासक एक निश्चित संख्या में अपने सैनिक केंद्र को दें, जिससे कि अकबर की जो सेना है उसकी सैनिक शक्ति बढ़े। और चौथा बिंदु था कि राजपूत अपने को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग माने और इसके तहत ही अकबर ने विभिन्न राजपूत शासकों को अपने दरबार में बड़े बड़े ओहदों पर नियुक्त किया। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि अकबर की जो ये राजपूत नीति थे उसके परिणाम क्या हुए। आपने देखा होगा कि राजपूताना में मेवाड़ को छोड़कर लगभग अन्य सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। केवल मेवाड़ के सिसोदिया वंशीय जो राणा थे, जिनमें राणा प्रताप का नाम आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य रह गया था राजस्थान में, राजपूताना में, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। परंतु जो अन्य शासक थे, अन्य राजपूत राजा थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की जो राजपूतों के प्रति समझौते की नीति थी उसके तहत
वह मुगल साम्राज्य के अंग बने और इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूतों के रूप में मुगलों को सर्वश्रेष्ठ भारतीय सैनिकों की प्राप्ति हुई, क्योंकि राजपूत अपनी आन बान शान के लिए हर समय प्राण न्योछावर करने को तत्पर रहते थे। और इस तरह यद्यपि यह कदम कई बार आत्मघाती सिद्ध होता था, परंतु इस तरह के सैनिक जो कि अपने स्वामी के लिए जान दे दें, ऐसे सैनिक राजपूतों के रूप में अकबर को प्राप्त हुए और इस तरह मुगल सेना की श्रेष्ठता इससे निश्चित ही बढ़ी और इससे अकबर को एक आदर्श सैनिकों की इस रूप में प्राप्ति हुई। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि अकबर की उदार राजपूत नीति से राजपूताना में शांति स्थापित हो गई। केवल एकमात्र जो हल्दी घाटी का युद्ध महत्वपूर्ण रहा, अन्यथा अन्य राजपूत राज्यों ने या अन्य राजपूत शासकों ने अकबर की सहर्ष अधीनता स्वीकार की और कोई विद्रोह नहीं किया। तो अगर मेवाड़ को हम छोड़ दें तो अन्य या शेष राजस्थान में शांति व्यवस्था बनी रही और इससे जो शांति की जो स्थापना हुई, इससे न केवल मुगल साम्राज्य की उन्नति हुई बल्कि राजपूताना में भी इससे कई क्षेत्रों में अधिक उन्नति देखने को मिली। मुगल साम्राज्य में राजपूतों के अभिजात वर्ग सम्मिलित हुए और इससे मुगल दरबार में कई महत्वपूर्ण मनसबों पर राजपूतों की नियुक्ति हुई और उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे प्रदान किए गए। एक अगला परिणाम यह हुआ कि इससे मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। जो राजस्थान की विजय अकबर ने की, अब तक जो राजपूत निरंतर मुगलों का या उससे पहले दिल्ली सल्तनत का विरोध करते थे, अब वो विरोध एक प्रकार से समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य को इससे राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अकबर की राजपूत नीति से हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और जो मैंने पहले भी थोड़ा हल्का सा जिक्र किया था कि मुगल काल में जो हम गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखते हैं और कालांतर में जो हिंदू मुस्लिमों में सामंजस्य का भाव स्थापित हुआ, यह एक बड़ा परिणाम अकबर की राजपूत नीति का था। और जो गंगा जमुनी संस्कृति भारत में विकसित हुई और आज भी जो हमें देखने को मिलती है, इसका श्रेय निश्चित ही अकबर की उदार राजपूत नीति को जाता है, क्योंकि अकबर ने हिंदुओं के साथ और राजपूतों के साथ जो उदारता की नीति अपनाई, इससे हिंदू मुस्लिम आम जनमानस एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित हुआ और कालांतर में गंगा जमुनी संस्कृति के रूप में एक हिंदू मुस्लिमों की मिली जुली संस्कृति हमें देखने को मिलती है। निश्चित ही यह अकबर की राजपूत नीति का महत्वपूर्ण परिणाम था।